गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है भारतीय कंपनी नियमन अधिनियम 1949 की कुछ विशेषताएं। तो हमने इससे पूर्व भी इस अधिनियम से संबंधित वीडियो बनाए हैं जिसमें आपने देखा उसकी पृष्ठभूमि, कुछ उद्देश्य। तो इसी क्रम में हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने इससे इस अधिनियम का वो है इसकी विशेषताएं। तो हमने कुछ विशेषताएं एक भाग में आज बताएंगे और जो बाकी इसकी विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट जो सेकंड भाग होगा उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं हमारे। तो सबसे पहले जो इस अधिनियम की जो विशेषता की बात करें तो जो वो है अधिनियम के उद्देश्य। तो इसको प्रावधान भी कह सकते हैं हम। अधिनियम के जो प्रावधान है या इसकी विशेषताएं दोनों एक ही है। तो नियम के उद्देश्य है सबसे पहले। तो उद्देश्य हमने जो पूर्व में डिस्कस किए थे वो के वही है, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर को उबारना और कंपनियों पे जो बैंकिंग कंपनियां उन पे नियंत्रण करना, उनकी ग्रोथ करना, जो पूर्व में जो उद्देश्य थे सेम वो के वही है, ठीक है। और उसमें यदि एक्स्ट्रा यदि बात करी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये उद्देश्य है वो सभी बैंकिंग सेक्टर में आने वाली सारी जो कंपनियां हैं, कंपनियां मतलब सारी बैंकें हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बैंक हो, चाहे वो व्यापारिक बैंक हो, चाहे सहकारी बैंक हो, सभी का संपूर्ण सर्वांगीण विकास करना है। तो ये सारा इसका मुख्य उद्देश्य है जो कि हम इससे पूर्व वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारे उद्देश्य जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरे यदि बात करें अधिनियम का क्षेत्र, तो अधिनियम का जो क्षेत्र है तो आप देख सकते हैं कि धारा 2 में यह प्रावधान है कि यह नियम लागू होने के पश्चात भी कंपनी अधिनियम 1956 में बैंकिंग संबंधी जो प्रावधान है वो लागू माने जाएंगे। तो 1956 का जो कंपनी अधिनियम है उसके जो प्रावधान है इसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो भी माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये है कि ये जो अधिनियम है इसमें जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम है इसमें ये कंपनी अधिनियम है 1956 है, इसके भी जो प्रावधान है वो साथ में इसके अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ में यह है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम और विनिमय सत्य विलेख अधिनियम के जो प्रावधान है वो इस एक्ट के प्रतिकूल नहीं होंगे या ये एक्ट उनके प्रतिकूल नहीं होगा। ये आपस में तालमेल बैठा कर काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुबंध अधिनियम है और विनिमय सत्य विलेख अधिनियम है वो भी अनुकूल ही रहेगा। इस एक्ट के आने के बाद में भी किसी प्रकार का न तो इस एक्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है इस पे, और न ही अनुबंध या विनिमय सत्य विलेख अधिनियम है उन पे। तो ये इसके जो धारा 2 के अंतर्गत है जो ये चीजें रखी गई है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है अधिनियम का नाम परिवर्तन। तो हमने पूर्व में इस पर डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से नाम इसका परिवर्तन और पृष्ठभूमि में हमने इसका जाना था ये सारी चीजें। तो इसका बात करें आरंभ में बैंकिंग अधिनियम जो कंपनी अधिनियम है वो इसका नाम था। जब स्टार्टिंग में 1949 में जब ये अधिनियम लागू हुआ तो उस समय इसका नाम है जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम था। लेकिन 1965 में एक संशोधन के द्वारा इसका जो नाम है वो बदल दिया गया और वो नाम है जो कि आप देख रहे हैं भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 है जो रख दिया गया है। तो ये जो नाम है ये 1965 में एक संशोधन के द्वारा है जो दिया गया है। तो ये इस तरीके से इसमें चेंज हुआ है। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की क्षेत्र विस्तार। तो इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो आप देख सकते हैं 1965 के पश्चात सहकारी बैंकों पर लागू, यानी 1965 से पूर्व ये जो अधिनियम है ये केवल जो व्यापारिक बैंक है उन पे ही लागू होता था। लेकिन व्यापारिक बैंक या अन्य जो बैंक थे सहकारी को छोड़कर किसी प्रकार के बैंक थे उन पे लागू होता था। लेकिन 1965 के पश्चात एक प्रावधान के द्वारा ये जो अधिनियम है ये सहकारी बैंकों पर भी लागू हो गया है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये 1965 के पश्चात से यानी 1965 के बाद से ये अधिनियम है जो सहकारी बैंकों पे भी लागू हो गया। तो इस तरीके से सभी प्रकार के बैंक है जो इसके अंतर्गत आने लगे हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अधिनियम में 56 धाराएं एवं एक परिशिष्ट है, ठीक है। तो अधिनियम में कुल है जो 56 धाराएं हैं और ये जो धाराएं हैं आप देख सकते हैं
जो 55 धाराएं हैं, 1 से लेके जो 55 धाराएं हैं वो व्यापारिक बैंकों के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। और बाकी जो 56वीं धारा है वो जो सहकारी बैंक है उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनसे संबंधित है। तो इस तरीके से देखें तो 55 धारा व्यापारिक बैंकों पर और 56वीं धारा है जो सहकारी बैंकों पर लागू होती है। और इससे संबंधित जो प्रावधान है धाराओं संबंधित जो उन अलग जो भी बैंक है, सहकारी हो चाहे व्यापारिक बैंक हो, उन पर लागू होते हैं। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की तो ये है संपूर्ण देश के बैंकों पर लागू, ठीक है। तो जब ये अधिनियम पारित हुआ था उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में एक समान रूप से लागू हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर में 1956 के एक संशोधन के पश्चात ये लागू हो गया वहां पर भी। तो कहने का मतलब है 1956 से पूर्व ये जो अधिनियम है ये केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके सारे जो क्षेत्र पे लागू होता था भारत के। लेकिन अब 1956 के प्रावधान के पश्चात ये अधिनियम है जो संपूर्ण देश में लागू होता है। तो इस तरीके से जो अधिनियम का जो क्षेत्र है वो भी काफी बढ़ गया है। बात करें नेक्स्ट इसके पॉइंट की आपात अधिकारों का प्रावधान। तो कभी कभार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि कुछ आपात स्थितियां यदि आ जाए बैंकों से संबंधित या बैंकिंग जो सेक्टर है उनसे संबंधित, चाहे वो किसी भी प्रकार की बैंकिंग हो, ठीक है, चाहे निजी, सरकारी या एनबीएफसी जो भी कंपनियां हैं, सारी जो बैंकिंग क्रियाकलाप करती है तो उनसे सभी से संबंधित। तो यदि किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत आ जाती है या उनके नियमन की आवश्यकता केंद्र सरकार को लगे कि इन पे एक बार रोकना है, इस जो जितने भी अधिनियम है सारे सभी पे रोक लगानी है, नियंत्रण करना है, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार क्या कर सकता है, आरबीआई की अनुमति से एक लिखित जो आवेदन करेगा कि हमें अभी सारी की सारी जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है इसके जो प्रावधान है इनको एक बार स्थगित करना है कुछ समय के लिए। तो जो कुछ समय दिया है वो है 60 दिन, यानी 2 महीने मान लेते हैं इसको। तो 60 दिनों तक के लिए जो आरबीआई है उसकी अनुमति से केंद्र सरकार है जो इसके सभी प्रावधान है उनको क्या कर सकती है, स्थगित कर सकती है। लेकिन ये एक विशेष प्रावधान है, ये विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है और ये लागू होता है। तो ये विशेष परिस्थितियों में ही ये चीजें आती है, अदरवाइज ये जो अधिनियम है ये स्वतंत्र रूप से अपना जो कार्य करता रहेगा। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की तो ये है 5 भागों में विभक्त। ये जो अधिनियम है ये कुल 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 5 भाग कौन से हैं तो हम देखते हैं एक एक पे। सबसे पहला जो भाग है धारा 1 में भाग 1, इसमें धारा 1 से 5A तक जो कि धाराएं हैं वो सम्मिलित की गई, यानी भाग 1 में 1 से लेके 5A तक है जो धाराएं। और ये धाराएं हैं प्रारंभिक, ठीक है, जो प्रारंभिक धाराएं हैं जो बेसिक जो नियमावली है उससे संबंधित है ये सारी की सारी। तो ये प्रथम भाग में इसको लिया गया है। बात करें इसके दूसरे भाग की तो दूसरा भाग आप देख रहे हैं कि धारा 6 से 36A तक जो धाराएं हैं जो इसके अंतर्गत रखी है, यानी भाग 2 में 6 से 36A तक धाराएं हैं जो इसके अंतर्गत आती है। और इन धाराओं में जो बैंकिंग कंपनियों का जो व्यवसाय है उनसे संबंधित समस्त प्रकार के प्रावधानों को रखा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बैंकिंग कंपनियों के जो समस्त प्रकार के जो व्यवसाय से संबंधित जो प्रावधान है जो धारा 6 से 36A तक है जो आ जाते हैं। उसके बाद में बात करें भाग 2A, भाग 2 है उसके 3 पार्ट और है, जैसे भाग 2A, 2B, 2C, ठीक है। तो अभी भाग 2 उसके बाद में 2A में आगे देखते हैं कि धारा 36A से धारा 36AB तक जो कि इसमें शामिल की गई धाराएं हैं जो भाग 2A के अंतर्गत है, जो ये धाराएं सम्मिलित की है 36AA से धारा 36AB तक। इसके अंतर्गत जैसे कि आप देख रहे हैं नियंत्रण एवं प्रबंध, तो जो भारतीय कंपनी है बैंकिंग कंपनियां हैं उन पे किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस तरीके से उनका नियंत्रण किया जा सकता है, प्रबंध व्यवस्था उनकी सुचारू रूप से चलाई जा सकती है या उनके प्रबंध एवं नियंत्रण से संबंधित प्रकार के जो प्रावधान है उन सभी को हम इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये सारे प्रावधान है जो इसी में आ जाते हैं।
नियंत्रण एवं प्रबंध से संबंधित प्रावधान आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद में है भाग 2B। इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो है 36A-D से लेकर के बैंकिंग 36A-D, तो केवल ये धारा इसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसमें बैंकिंग कंपनी के कुछ कार्य जो निषेध कार्य है, यानी बैंकिंग कंपनियां ऐसे कौन कौन से जो कार्य है वो नहीं कर सकती है, वो धारा जो 36A-D है इसके अंतर्गत है, जो इसको रखा गया है। तो बैंक है जो इनके कुछ कार्य जो निषेध कार्य है, यानी जो ये ऐसे काम नहीं कर सकती, तो वो कार्य इस धारा के अंतर्गत है जो गिनाए जाते हैं, यह उनसे संबंधित प्रावधान है। बात करें 2C की, तो धारा 36AE से लेकर के 36AJ तक की जो धाराएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है, और इसमें बैंकिंग कंपनियों की अर्निंग यानी अर्जन से संबंधित जो प्रावधान है वो है जो रखे गए हैं। तो बात करें इसके भाग 3 की, 3 में धारा 36 से लेकर के धारा 35 तक को लिया गया है, और ये जो धाराएं हैं इनके अंतर्गत है निलंबन एवं समापन, यानी बैंकिंग कंपनियों के जो निलंबन एवं समापन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो सारे के सारे इन धाराओं के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई बैंकिंग कंपनी किसी प्रकार से निलंबित की जाती है या उसका समापन किया जाता है तो वो है जो इन धाराओं के अंतर्गत होगा, तो ये भाग 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद बात करें भाग 3A, इसके अंतर्गत धाराएं 45A से 45X तक को रखा गया है, और इसके अंतर्गत देख सकते हैं समापन शीघ्रता से निपटारा, यानी ऐसी बैंकिंग कंपनियां जो कि जिनका समापन किया जा रहा है तो उनका एक विशेष प्रावधान से शीघ्रता से किस तरीके से निपटारा किया जाए, यानी उन बैंकिंग कंपनियों को कितना जल्दी है जो उनको उनका जो निपटान किया जाए। बैंकिंग जो कंपनी है यानी सामान्यतः उसमें ऐसी बैंकिंग कंपनी रहती है जो बिल्कुल ही या तो किसी ने फ्रॉड कर दिया है या डूबने के कगार पे है, यानी दोबारा से वो रिस्टार्ट नहीं हो सकती। तो यदि कोई कंपनी यदि या कोई बैंकिंग कंपनी अपना व्यवसाय ही बंद करना चाहती है ये, तो ऐसी कंपनियों से संबंधित जो प्रावधान है इसमें विशेष प्रावधान से जो उनका समापन किया जा सकता है, तो वो धारा है जो 3A के अंतर्गत आता है। अब बात करें ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, 3A के अंतर्गत। अब बात करें भाग 4, भाग 4 में विविध प्रावधान दे रखे हैं। एक्स्ट्रा जो जितने भी प्रकार के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है बैंकों से संबंधित है, जो अन्य जो नियम है वो सारे के सारे धारा 46 से लेकर के 55 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि विविध प्रावधानों को रखा गया है। और बात करें लास्ट में इसके धारा 5 भाग 5 के अंतर्गत जो चीजें आती है वह धारा 56 जो कि सहकारी बैंकों पे लागू होती है। तो भाग 5 में हम देखें कि धारा जो 56 है उस केवल उस धारा को रखा गया है, और इस धारा 56 है जो कि सहकारी बैंकों पर लागू होती है, और सहकारी बैंक किस तरीके से कार्य करेंगे, किस तरीके से उनका कार्य संचालन होगा, उनसे संबंधित समस्त प्रकार के जो प्रावधान रखे गए हैं वो धारा 56 के अंतर्गत ही रखे गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सहकारी बैंकों से संबंधित समस्त प्रकार के जो प्रावधान है वो केवल इस धारा के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के जो इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।